However, company does not expected to receive the payment within 12 months from the reporting date. भैया ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 6 महीने, जो किससे कम है? 12 मंथ्स है। तो कौन ओवरराइड करेगा? 12 मंथ्स। अब क्या तुम ये बता दो कि तुम्हारे डेटर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तो क्या कहलाएंगे? सो सिंपल। अब आप लोग सब वेल वर्स्ड हो कि ये क्या कहलाएगा? नॉन करंट। एवरीवन, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट। आगे बढ़ू, डेटर समझ में आया? करंट और नॉन करंट, गुड। और आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी ने 10,000 टन ऑफ स्टील अपने कस्टमर को बेचना चाहा, बेचा। सेल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है अ नॉर्मल क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ। कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल इज 6 मंथ्स। हाउएवर, कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अब तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया है चीजें, तो ऐसा भी क्या हो गई है? करंट। एनी डाउट? इससे छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाकर ही कंसेप्ट डील की जा सकता। इसी में आता हूं किस पर? करंट लाइबिलिटी पर। व्हाट इज अ करंट लाइबिलिटी? अनदर कंसेप्ट। जैसी करंट असेट्स है वैसा ही कंसेप्ट किसका है? करंट लाइबिलिटी का है। करंट लाइबिलिटी मीन्स अ लाइबिलिटी, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी settled in the company's normal operating cycle. क्रेडिटर का सेटलमेंट भी क्या चाहिए साहब? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आप अगर क्रेडिटर का सेटलमेंट कर दो। सर किसका ऑपरेटिंग साइकिल, हमारा कि क्रेडिटर का? बट ऑब्वियसली हमारा। क्रेडिटर के ऑपरेटिंग साइकिल से हमको क्या करना? अब आपको एक बात बता दूं, इस शेड्यूल 6 के आने के बाद सबसे बड़ा धमाका क्या है? कि मेरे लिए कोई चीज करंट है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी करंट हो। मैंने अपने यहां डेटा दिखा रखे करंट एसेट, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको करंट लाइबिलिटी बताए। और मैंने अगर उसे बता रखा है करंट लाइबिलिटी, तो जरूरी नहीं कि सामने वाला उसे करंट एसेट बताए, क्योंकि दोनों के ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज, अपना खुद का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है, तो तेरा क्रेडिटर जो क्रेडिटर बना, क्या तेरे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर उसका क्या कर देगा? पेमेंट। यस, मैं ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन ही उसका पेमेंट कर दूंगा। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन पेमेंट करने वाले हो तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? करंट लाइबिलिटी। एवरीवन, इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। क्या कह रहे हो सर? क्या क्रेडिटर बेचोगे? क्या करोगे? क्या is held primarily for the purpose of being traded। ट्रेडिंग करने के लिए आपने रखी है कोई लाइबिलिटी। लो जी लो, लाइबिलिटी की भी ट्रेडिंग हो रही है क्या सर? है कोई एग्जांपल आपकी नजर में जिसमें लाइबिलिटी की ट्रेडिंग हो? मैंने कमोडिटी मार्केट में एक फ्यूचर ले लिया, ऑप्शन नहीं, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब मैं जो एग्रीमेंट करूंगा उससे मैं वापस नहीं हट सकता। मैंने कहा मैं तुमसे 3 महीने बाद 1 तोला सोना, बहुत छोटा सा सौदा किया, 1 तोला सोना 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदने को तैयार हूं 32,000 में। यानी 3 महीने बाद 32,000 रुपए दे करके मुझे क्या लेना है? गोल्ड। एवरीवन, वेरी सिंपल। गोल्ड का सौदा 10 ग्राम गोल्ड, आज से 3 महीने बाद, मैंने 31 मार्च के दिन यह सौदा कर लिया कि आज से 3 महीने बाद मैं 10 ग्राम गोल्ड 32,000 में तुमसे खरीदने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि गोल्ड 40,000 जाने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग। आर यू गेटिंग मी?
आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 40 जाने वाला है, तो मैंने कितने में खरीद लिया? 32 में। आप देखो 31 मार्च के दिन मेरे पास एक राइट आ गया, एक असेट है, राइट टू रिसीव 10 ग्राम्स गोल्ड आफ्टर 3 months। ये राइट है या नहीं ये बताओ? है। साथ में एक लाइबिलिटी भी आ गई है सिर पे, दैट आफ्टर 3 months आई हैव टू पे 32,000 बिकॉज आई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ने 31 मार्च को एक एंट्री होगी, गोल्ड फ्यूचर अकाउंट डेबिट 32,000 टू फ्यूचर पेएबल क्रेडिट 32,000। एनी डाउट? 31 मार्च के दिन एक असेट बनेगी और 31 मार्च को एक लाइबिलिटी बनेगी। बनेगी? गुड। ये सौदा कब हुआ? 31 मार्च को। तो मैंने ऐसी अकाउंटिंग कर ली है, सिर्फ मैं आपको अकाउंटिंग बता रहा था। मान लो ये सौदा हुआ होता कब? जनवरी में, कि आज से 6 महीने बाद हम गोल्ड कितने में खरीदेंगे? 32,000 में। सुनना, आप ध्यान से सुनना। अभी तो मैंने आपको 31 मार्च के दिन खरीदवा के एक एंट्री करवा दी थी। अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। 1 जनवरी के दिन मैंने सौदा किया कि 30 जून को 10 ग्राम गोल्ड 32,000 में खरीदूंगा। तो जो एंट्री मैंने अभी 31 मार्च की डाली थी वो कब डलेगी? 1 जनवरी को डलेगी। 1 जनवरी के दिन एंट्री हो गई, डेटर भी बन गए, सॉरी असेट भी बन गई और लाइबिलिटी भी बन गई। एवरीवन नाउ, अब जो असेट और लाइबिलिटी बन गई, अब इसका क्या करेंगे? नाउ 31 ऑफ मार्च आया, हमने कहा भाई गोल्ड का भाव क्या है? पता चला कि गोल्ड का भाव मार्केट में हो गया है 26,000। गोल्ड मैंने बुक किया है कितने में? 32 पे। वो 32 का तो रह नहीं गया, अब वो कितने का रह गया? 26 का। और पेमेंट करना पड़ेगा कितने का? 32 का। और गोल्ड की वैल्यू कितनी रह गई? मतलब देयर इज अ डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ द राइट्स। और जो राइट मेरा कितने का था? 32 का, उसकी वैल्यू डिमिनिश होकर कितनी चली गई? तो मैं उस वैल्यू को डाउन करूंगा। देना तो 32 पड़ेंगे ना बॉस, देना तो 32 पड़ेंगे ना। आपको 32,000 देना पड़ेंगे, लेकिन वैल्यू कितनी है उसकी आज? तो ये बीच में बची हुई जो लाइबिलिटी है ये आ गई कि नहीं आपके ऊपर? अब आप अगर इसको ट्रेड करने जाओगे, आपने तो गोल्ड क्यों खरीदा था कि 32 का ट्रेड करके फटाफट बेच दूंगा, ये तो उल्टा माथे आ गया ना। आपका था कि 32 से 40 हो जाएगा तो मैं इसको बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा, यहां तो उल्टा हो गया। 32 में खरीदा और उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में? तो दैट एसेट विच यू वर एक्सपेक्टिंग टू ट्रेड एज एन एसेट, नाउ इट विल बी ट्रेड एज अ लाइबिलिटी। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने जाओगे? कैंसल। अगर आज 31 मार्च को कैंसिल करते हो तो सामने वाला आपसे कितने रुपए मांगेगा? कितने रुपए मांगेगा? 6,000 रुपीज। वो 6,000 रुपीज अब आपकी क्या हो गई? लाइबिलिटी, विच इज अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सी? विच इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग लाइबिलिटी के अंदर चले गए हो। और जो लाइबिलिटी अब क्या होने वाली है? ट्रेड। आप टेंशन मत लो। अब तीसरा, is due to be settled within 12 months after the reporting date, is due to be settled within 12 months after reporting date। एक मिनट, ये बात नॉर्मली कही जा रही थी क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल क्रेडिटर्स के लिए यूज होगा। एवरीवन, ये बात कही जा रही थी बहुत अलग टाइप की इन्वेंट्री के लिए, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स के लिए। ये बात जो की जा रही है ये किस लिए की जा रही है? इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। दिस इज नाउ बीइंग टॉक्ड फॉर व्हाट? दिस इज बीइंग नाउ टॉक्ड फॉर लोन्स। अब तक क्या होता था मालूम? बैंक से हम टर्म लोन लेते थे और उसको उठा के लिखा देते थे सिक्योर्ड लोन, बैलेंस शीट में मस्त। अब क्या बोल रहे हैं मालूम आपको? टर्म लोन है, हाँ। ये बताओ बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू हो जाएगा? उसे उठा के कहां डालो? करंट लाइबिलिटीज में। और बाकी को कहां रहने दो? आर यू गेटिंग मी?
लोन का बाइफरकेशन होगा अब, टर्म लोन का बाइफरकेशन होगा अब। आपको टर्म लोन जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है उसमें यह देखना है कि विद इन 12 मंथ्स कितना ड्यू है। इंटरेस्ट तो अभी ड्यू नहीं हुआ, लेकिन कितना प्रिंसिपल ड्यू हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, और बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स में जितना प्रिंसिपल ड्यू हो जाएगा दैट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? करंट लाइबिलिटी। अब आप ये मत कहना कि सर जो 12 महीने में इंटरेस्ट लगेगा सर उसका भी अपन प्रोविजन कर दें। एक मिनट, लेट मी यूज द फंड देन ओनली इंटरेस्ट विल बी इनकर्ड। जब अप्रैल में जाऊंगा और इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा तो मैं बोलूंगा यस करंट लाइबिलिटी, लेकिन अभी नहीं। ऑन 31 ऑफ मार्च में 10 लाख में से वो निकालूंगा जो ड्यू हो चुका है, और ड्यू हो चुका है और ड्यू फॉर पेमेंट लिखा है, उसने ड्यू नहीं लिखा है। विच इज ड्यू टू बी सेटल्ड, उसने नहीं लिखा विच इज गोइंग टू बी ड्यू, विच इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। एवरीवन, तो अब जो टर्म लोन्स, उन टर्म लोन्स का क्या होगा? चूंकि वो विद इन 12 मंथ्स क्या होने वाले? सेटल्ड। उसमें से जितना पोर्शन विद इन 12 मंथ सेटल्ड होने वाला है उसे मैं क्या बताऊंगा? करंट लाइबिलिटी की करंट लाइबिलिटी, और बाकी क्या बताऊंगा? नॉन करंट। एवरीवन गुड। सर टर्म लोन नहीं है तो क्या है? डिमांड लोन है। WCDL वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, कैश क्रेडिट। सालों से चली आ रही है कैश क्रेडिट मेरी बैलेंस शीट में। 12 साल हो गए बैंक ने कैश क्रेडिट सैंक्शन किया, आज तक जीरो नहीं हुई है, चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ओडी है चल रहा है, सीसी है चल रहा है। कैश क्रेडिट लिमिट है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन है, सदियों से चले आ रहे हैं बैलेंस शीट में, सदियों तक चलते रहेंगे। कौन पूरा रीपे करता है कभी? वो तो साइकिल है। इंपॉर्टेंट इज सर उसमें से कैसे निकालूं कि विद इन 12 मंथ्स कौन सा ड्यू हो रहा है? सर वहां विद इन 12 मंथ ड्यू होने की बात ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा ही ड्यू है जब देखो तब। डिमांड लोन है वो, अनकंडीशनल डिमांड है वो। किसी भी दिन बैंक आकर तुमसे पूरा पैसा वापस ले सकती है। वापस क्या ले सकती? तुमने उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रख रखी है। एवरीवन, तो जितने वर्किंग कैपिटल लोन हैं, जितने भी डिमांड लोन हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये लिखा है द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कंपनी के पास कोई अनकंडीशनल राइट ही नहीं है। मतलब क्या कंपनी के पास राइट है कि वो किसी डिमांड लोन को रीपे ना करे? जिस दिन बैंक ने डिमांड मांग ली उस दिन गए। एवरीवन, तो सीसी और ओडी तो हमेशा क्या कहलाएंगे? करंट लाइबिलिटीज। माइंड इट वेरी केयरफुली। सीसी और ओडी हमेशा क्या कहलाएंगे? करंट लाइबिलिटी। सर डिबेंचर क्या कहलाएंगे? ये बताओ कि तुम डिबेंचर का रिडीम कब करना चाहते हो? सर 5-6 साल बाद रिडीम होंगे। वेरी गुड, नॉन करंट। सर डिबेंचर ड्यू होगा रिडम्पशन के लिए, कब रिडीम करना है? बस 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। वेरी गुड। विद इन 12 मंथ्स रिडीम करना है? यस। उठाओ और सारे के सारे किस में डालो? करंट लाइबिलिटी में। तो इसका मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो क्या वो भी करंट लाइबिलिटी में आएंगे? यस, आएंगे।